नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से हिंदी के 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। हम इस प्रश्न पर विस्तार से बातचीत करें उसके पहले उन तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो हमारी वाणी को आदेश मानते हुए जितने भी प्रश्नों पर हमने चर्चा की है उस पर नोट्स बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स को देखने के लिए भेजना भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके के जुझारू विद्यार्थियों के बीच में काम करना अपने आप में एक उत्साह कहा जा सकता है और उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी अतिथि के रूप में इस चैनल पर कभी कभार आते हैं और कमेंट्स करते हैं कि सर ये हमारे काम में आएगा कि नहीं आएगा। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि आप पहले प्री का प्रिपरेशन कराइए, इसके बाद मेंस का कराइए। जब विद्यार्थी ही बताएंगे तो फिर शिक्षक क्या करेगा। शिक्षक तो भी कुछ सोचता होगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत अपने विद्यार्थियों से हम चर्चा करें। तो हम सबसे पहले मेंस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, वो एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि हमारा मानना है कि आप सभी लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी ट्री आरपीएससी ग्रेड तमाम हिंदी पट्टी क्षेत्रों में होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्री के लिए आप ऑब्जेक्टिव तौर पर अपने को तैयार कर सकते हैं और आखिर के जब भी डेट निर्धारित होगी तो उसके एक महीने पहले हम प्री के बारे में जरूर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन समय रहते प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेन है मेंस, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और दोनों का पाठ्यक्रम एक ही तरीके का है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ भी हर वीडियोज लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो मानकर चलिए कि आप अपने सिलेबस के एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन में किसी भी तरीके की कोई दुविधा द्वंद्व भ्रम को न रखिए, उससे बाहर निकलिए और ये जो है इसका नोट्स बनाइए। आप सभी के हर कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपना मानते हुए कई बार कमेंट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने विद्यार्थियों का हम जवाब दें। तो पढ़ाई कीजिए और जैसा कि हमने एक स्टोरी आप सभी को बताया था कि खरगोश और कछुए की प्रतियोगिता में अक्सर कछुए की जीत होती है, तो आप अपने को उसी धैर्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ाइए। हमने अभी तक 9-8 प्रश्नों पर चर्चा की थी, उसमें कुछ भाषा विज्ञान के पोर्शन थे, साहित्य इतिहास लेखन को लेकर थे, काल विभाजन नामकरण को लेकर थे, जिसमें कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान पर हमने बात किया। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विचार कीजिए। ये प्रश्न यूपी पीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस में कई बार आ चुका है, तो इस उम्मीद के साथ, अनुमान के साथ कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। जितने भी प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक अनुमान पर आधारित हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में यही 125 या 200 शब्दों में आ जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो आपके दिमाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों को ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत करेंगे कोटेशन के माध्यम से। हमने शुक्ल जी पर चर्चा करते हुए एक किताब का नाम बताया था, साहित्य और इतिहास दृष्टि। वो किताब हमारे पास यहाँ पर है भी, तो मुझे लगा कि जब द्विवेदी जी पर बातचीत करूंगा तो एक कोटेशन वहां से जरूर आप सभी के लिए प्रस्तुत करूंगा। और संयोग से हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करते हुए मैनेजर पांडे ने साहित्य और इतिहास दृष्टि नामक पुस्तक में लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी में काम चलाऊं इतिहासकार और आलोचक बन जाना सरल है, लेकिन सार्थक और नया इतिहासकार या आलोचक बनना कठिन है। ये बात कही मैनेजर पांडे ने। तो इससे पता आपको चल जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो भी साहित्य इतिहास लेखन रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। मैनेजर पांडे ने इस बात की तरफ संकेत किया
कि शुक्ल जी के बाद अगर कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार का नाम लिया जा सकता है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और उन्होंने ये भी बात कहा कि शुक्ल जी के बाद तमाम हिंदी में इतिहासकार आलोचक पैदा हुए, लेकिन सभी काम चलाऊ रहे। सार्थक और नया इतिहासकार या आलोचक बनना कठिन रहा। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्व को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए अगले पैरा से आप लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपराओं का अनुशीलन करते हुए साहित्य इतिहास संबंधी 3 पुस्तकों को लिखा। आपको ध्यान रहे कि शुक्ल जी ने सिर्फ एक पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी आप देख रहे हैं बैक टू बैक 3 किताबों को लिखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। प्रिय विद्यार्थियों, इन किताबों का नाम आप पहले से भी जानते होंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो भी ये किताबें महत्वपूर्ण हैं कि आपको पता रहे कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ते हैं तो आप तुलनात्मक तरीके से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मात्र एक इतिहास ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम गुलेरी जी से उनकी तुलना करें तो गुलेरी जी 3 कहानियों को लिखकर अमर हो गए, तो शुक्ल जी तो मात्र एक इतिहास ग्रंथ लिखकर अमर हो गए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों को लिखा। वो तीनों इतिहास ग्रंथ कौन से हैं हमने नाम बता दिया। आपको अपने उत्तर में इसको लिखना होगा। और इन इतिहासों में उन्होंने परंपराओं का अनुशीलन किया है, ठीक है। और आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा है, परंपरा और आधुनिकता। अक्सर इसको लेकर डिबेट होता है, ठीक है। इस निबंध पर कभी और मैं चर्चा करूंगा। उसमें पूरा बताया गया कि परंपरा क्या है और आधुनिकता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्य इतिहास दृष्टि रही, उसके केंद्र में रही परंपरा। उन्होंने परंपराओं का अनुशीलन किया और 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। इसको आप लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, आचार्य द्विवेदी साहित्य इतिहास लिखते समय अक्सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहस करते हुए नई स्थापनाएं देते हैं। जाहिर सी बात है कि जो उनके पूर्ववर्ती इतिहासकार होंगे, जिन्होंने तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से बातें की होंगी, उनसे वो बहस करेंगे। बहस अपने समानांतर समान लोगों के बीच में होती है। बाकी आप असमतल या फिर असमान लोगों में बहस नहीं करते हैं। और बहस कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक। आप सभी अपने ग्रुप बनाए होंगे, उसमें रोज तर्क वितर्क करते होंगे। ऐसा नहीं है कि वैमनस्य के बाद आप एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर जब आप बहस करते हैं तो कोई ना कोई नई बात निकलती है। हर बहस दुश्मनी में नहीं बदलती है, बल्कि उसमें से कोई ना कोई नई बात निकलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल का काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कई मान्यताओं का वो खुलकर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और एक नई स्थापना देते हैं। ये है उनकी साहित्य इतिहास दृष्टि। उन्होंने सप्रमाण बताया कि कबीर के व्यक्तित्व में जो अखड़ता है, आक्रामकता है, खर्रापन है, वह सही मायने में गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ परंपरा से उन्हें मिली है। द्विवेदी जी ने कबीर का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। आपको वो बात याद आ गई होगी जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे होंगे और उसमें कबीर का मूल्यांकन उन्होंने किस तरीके से किया था। कई जगहों पर कड़ी आलोचना की थी, कई जगहों पर प्रशंसा भी की है, लेकिन उस तरीके से महत्व नहीं दिया जिस तरीके से सूर, तुलसी और जायसी पर अलग अलग आलोचनात्मक किताबें उन्होंने लिखी। जिस काम को शुक्ल जी ने अधूरा छोड़ा था, उसी काम को बहस करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा किया। कबीर पर उन्होंने एक किताब लिखी। आप लोग इसको भली भांति जानते होंगे। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने पास रखे होंगे और तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थी। आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अगर आप मूल किताबों का नाम बताइए तो विद्यार्थी दूर से ही भयभीत होकर भागना शुरू कर देते हैं कि अब ये तो 10 किताबें बता देगा। मुझे वो दिन नहीं भूलता है जब मैं जेएनयू में एमए में एडमिशन लिया था। कोई भी सीनियर मिलता 10 किताबों का नाम बता देता था कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। मैं भी कई बार रास्तों को चेंज करता था, बदल देता था कि आ जाएगा तो चाट लेगा। जेएनयू में एक बड़ा ही फेमस शब्द प्रयोग किया जाता था,
चाट, मतलब कि कोई अगर अपने ज्ञान को बताता था तो लोग बोलते थे कि एकदम से चाट है। वहां एक चाट सम्मेलन भी होता था। जेएनयू के विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे। अब चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर लिखते समय उन चीजों को जानिए। ये नहीं कि याद कर लीजिए कि द्विवेदी जी ने कबीर पर लिखा था। आप जानिए कि कबीर पर क्यों लिखा था, क्योंकि उस काम को रामचंद्र शुक्ल ने अधूरा छोड़ा था। तो उन्होंने तार्किक और वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण किया। एक बड़ी उपलब्धि रही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन में। आगे अपने उत्तर को बढ़ाते हुए लिखेंगे कि जहां शुक्ल जी ने विविध कालों के वर्गीकरण पर बल दिया था, वहीं द्विवेदी जी ने समग्रता पर बल दिया। उदाहरणतः भाषा और साहित्य विकास की दृष्टि से आदिकाल नामकरण किया। जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल के नामकरण को लेकर तमाम आलोचकों ने अपने विचारों को दिया था। सभी नाम अधूरे रहे। अगर कोई नाम समग्रता में रहा तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल रहा। क्योंकि आप आदिकाल पढ़ते हैं तो उस समय भाषा का विकास हो रहा था, साहित्य का विकास हो रहा था। दोनों को जोड़ते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसको न वीर गाथा काल कहा जा सकता है, न चारण काल कहा जा सकता है, न बीज वपन काल कहा जा सकता है, न वीर काल कहा जा सकता है। अगर कहा जा सकता है तो इसको आदिकाल कहा जा सकता है। तो उन्होंने समग्रता पर जोर दिया। आप बिल्कुल याद करके रखे होंगे कि आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, लेकिन आज समझ में आएगा कि क्यों किया था। क्योंकि उसमें भाषा और साहित्य का जो शुरुआती दौर में विकास हो रहा था, उसकी समग्रता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि आदि का मतलब शुरू और काल मतलब समय। शुरुआत के काल, जिसको कि अलग अलग किसी ने प्रारंभिक काल कह दिया, किसी ने आरंभिक काल कह दिया, आप लोग उसी में उलझ के रह गए। लेकिन यहां पर द्विवेदी जी ने समग्रता पर जोर दिया। अब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि शुक्ल जी ने विविध कालों के वर्गीकरण कैसे कैसे उन्होंने किया, विविध कालों का वर्गीकरण कैसे किया। जैसे आप आदिकाल पढ़ेंगे, वीरगाथा काल पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने देश भाषा काव्य नाम से एक प्रकरण लिखा। एक प्रकरण उन्होंने अपभ्रंश काव्य का लिखा हुआ है। ठीक है, वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे जो 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट देखे होंगे। जिनको लगता होगा कि नहीं, मुझे अपना मूल बेस तैयार करना है और जो यहाँ पर मैटर उपलब्ध है उसको पढ़ना है, वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि विविध कालों के वर्गीकरण का मतलब कि जब शुक्ल जी ने आदिकाल लिखा, वीरगाथा काल जिसको उन्होंने कहा, आदिकाल शब्द का भी प्रयोग उन्होंने किया। उसमें उन्होंने उसको कई प्रकरणों में बांटा और खासतौर से देश भाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य में डिवाइड करते हुए उसका अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने भक्ति काल को भी धाराओं और शाखाओं में बांटा। निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो इसी वर्गीकरण के को न आधार बनाते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समग्रता पर जोर दिया। तो ये उनकी दूसरी उपलब्धि रही है। ठीक है, आगे अपना उत्तर लिखेंगे आप कि आचार्य द्विवेदी जी ने भी शुक्ल जी की तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया और उनका नामकरण करते हुए काल खंडों की समय सीमा को सरल बनाया। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत और विक्रम संवत ये सब लिखा, इन्होंने कहा कि इतना उलझाऊ नहीं, इसको ईस्वी में लिखें और सीधा सीधा लिखें। ये नहीं कि 993 ईस्वी लिखें फिर 1318 लिखें। क्यों ना 993 को 1000 लिख दिया जाए और 1300 को 1400 लिख दिया जाए। इस टाइप से उन्होंने इसको क्या किया, सरल किया। तो नाम एकदम उन्होंने शुक्ल जी को ही अपनाया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर किया और नामकरण कर दिया आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल जिसको कि भक्ति काल कहते हैं 1400 से 1700 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्होंने भक्ति साहित्य शीर्षक देने के बाद लिखा वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ। यानी कि आदिकाल अपने शुरुआती दौर में था भाषा और साहित्य के विकास की दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तविक हिंदी साहित्य का अगर आरंभ माना जाए तो वो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल से माना जा सकता है। फिर उन्होंने उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से अद्यतन मतलब अब तक विभाजित किया। आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने काल विभाजन किया है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो शुक्ल जी को ही आधार बनाया है और थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया है। आपको वो बात याद आ गई होगी
कि जब हम शुक्ल जी पढ़ा रहे थे तो हमने कहा कि परवर्ती आलोचकों ने बस थोड़ा हेरफेर किया, बाकी ने शुक्ल जी की ही बात को इधर उधर उसमें किया। इसलिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने जरूरी हैं। भले कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अब उनका इतिहास ग्रंथ उतना प्रासंगिक नहीं है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, लेकिन मानसिक रूप से आपकी समझ विकसित करने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन हमने जो लिखा हुआ है उसको जरूर आप एक बार बुक शॉप पर देखकर खरीद लीजिए, अपने पास रखिए। तो ये यहाँ पर काल विभाजन पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो द्विवेदी जी ने किया। अब आगे अपने उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की समीक्षा हेतु जो मूलभूत प्रतिमान तय किया वह समाज शास्त्री था। आप देखेंगे कि वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य शास्त्री और समाज शास्त्री दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज को केंद्र में रखा, मनुष्य को केंद्र में रखा। द्विवेदी जी ने अपने एक निबंध में कहीं लिखा हुआ है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। मैं चाहूंगा आप सभी के लिए होमवर्क है, ये किस निबंध में है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोटेशन न जाने ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका होगा, चाहे वो प्रवक्ता की परीक्षाएं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, यूजीसी नेट की हो, कोई भी एग्जाम हो, ये कोटेशन खूब पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी बंगाल में भी रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर का उनके ऊपर काफी प्रभाव था, शांति निकेतन में भी थे। तो टैगोर का भी कुछ यही लक्ष्य था, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। उन्होंने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिल्प पक्ष का नए काव्य शास्त्रीय ढंग से मूल्यांकन करने का प्रयास किया। कबीर की भाषा के संदर्भ में उनका कथन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है। आपको बात याद आ गई होगी कि कबीर की भाषा को लेकर तमाम आलोचकों ने कोई सधुक्कड़ी कहा, कोई पंचमेल खिचड़ी कहा, कोई पूर्वीपन से जोड़ दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर की भाषा तो ऐसी है कि लगता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है। सही सही बन पड़ा तो बन पड़ा, नहीं तो दरेरा देकर ये वाक्यांश आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपने उत्तर को आपको लिखना है। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। और मान लीजिए आप ही एग्जामिनर हो और कॉपी को चेक करें तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि कोई विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है और अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कई बार अपने को एग्जामिनर भी मानिए, वैसे आप परीक्षार्थी हैं, लेकिन एग्जामिनर के रूप में देखिए कि मान लीजिए आपके सामने एक कॉपी आती तो आप कितना इसको नंबर देते? अच्छा नंबर देते, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि जहां शुक्ल जी ने सिद्ध, नाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिक कहकर अलग करने की बात की थी, वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन करते हुए लिखा कि इस तरह पूरा भक्ति काल को साहित्य क्षेत्र से अलग करना पड़ेगा। ये द्विवेदी जी की एक और उपलब्धि थी। उन्होंने एक तरीके से काउंटर अटैक किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर कि यदि आप धार्मिक और सांप्रदायिक या शिक्षा, धार्मिक और सांप्रदायिक शिक्षा मात्र ग्रंथ कह के उसको साहित्य से अलग कर देंगे तो फिर पूरा भक्ति काल क्या होगा? एकदम से अलग हो जाएगा, जिसको कि द्विवेदी जी वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। तो ये क्या है? तर्क वितर्क है, यही बहस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की आलोचना कर दिया या फिर नई बात कह दी तो सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाए, ये भला मेरे से ज्यादा क्यों बोल रहा है या फिर मेरे से अच्छा क्यों बोल पा रहा है। मैंने एक स्टोरी लिखी थी कुछ प्रोफेसरों को इंटरव्यू को लेकर कि हमने एक वाक्य बोला था कि आलोचना एक लोकतांत्रिक विधा है। सामने वाला प्रोफेसर भड़क उठा, बोला कि जेएनयू में क्या पढ़ लिए हो कि अपने को शुक्ल, नामवर और मैनेजर पांडे ही समझने लगे। जाहिर सी बात है कि जिन विद्वानों को आप पढ़ेंगे आपके मन में एक विचार आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक एकेडमिक व्यक्तित्व पनप रहा होगा। ये कोचिंग संस्थान नहीं है, ये प्योर एकेडमिक है। आपको इसका आभास जब नौकरी आप पा जाएंगे और जब बच्चों के बीच में क्लास लेने जाएंगे तो आपको लगेगा कि फला व्यक्ति बिल्कुल सही था। सही मायने में तो वही हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूं अकेले इस कमरे में बैठकर एकालाप करते हुए उन लाखों विद्यार्थियों से तर्क वितर्क बहस कर रहा हूं।
आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि ये बहस आप सभी को कितनी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर शुक्ल जी का बार बार नाम आ जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। तो ये दोनों व्यक्तित्व तो कितने महत्वपूर्ण है, इस चीज को भली भांति आप समझ पा रहे होंगे। और अंत में आप आगे और लिखेंगे, भक्ति काल के उदय को लेकर काफी डिबेट रहा है और सवाल भी बनता है। भक्ति काल के उदय के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भक्ति काल के उदय के विषय में शुक्ल जी ने माना कि भक्ति साहित्य इस्लाम की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ, जिसको उन्होंने बाहरी आक्रमण के नाम से भी संबोधित किया। और उन्होंने लिखा था कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो विचार था शुक्ल जी का, लेकिन द्विवेदी जी ने इस विचार का खंडन किया और प्रश्न उठाया कि जो भक्ति साहित्य दक्षिण भारत में 7वीं 8वीं सदी में ही आलवार परंपरा में विकसित हो चुका था, उसे परवर्ती इस्लामी आक्रमण का परिणाम कैसे माना जा सकता है। उनके अनुसार जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम न भी आया होता तो भी वैसा ही होता जैसा आज है। तो एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंडन तार्किक रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो इस पॉइंट को भी आपको लिखना है और निष्कर्ष में लिखेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परंपरा पर अधिक बल देने के कारण द्विवेदी जी की रचनाओं में योगीन प्रभाव की उपेक्षा दिखाई पड़ती है। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था कि जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे साहित्य भी बदलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया कि परंपरा पर ही ज्यादा जोर दिया, इसलिए जो योगीन प्रभाव था वो थोड़ा सा उसमें कम दिखाई पड़ता है। समग्रता पर अधिक बल देने के कारण उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता उतनी नहीं रहती जो साहित्य के इतिहास लेखन में अपेक्षित होती है। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी का खंडन करने के बावजूद मूलतः उनका ही ढांचा स्वीकार किया है और केवल उनके इतिहास की कुछ सीमाओं का उल्लेख किया है। अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बात को समाप्त कर देंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थक होगा वो भी खुश हो जाएगा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का समर्थक होगा वो भी खुश हो जाएगा और आपको अधिकतम अंक देगा। इस तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार मेंस की तैयारी तो करा रहे हैं, लेकिन आप अपने से पूछिए कि जब दोनों का सिलेबस एक ही है तो क्या प्री की तैयारी नहीं हो रही है। हो सकता है कि जितनी बातें आपसे मैंने की हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पर आपके एग्जाम में दिखें। भाषा विज्ञान से दिखेगा, साहित्य इतिहास लेखन से क्वेश्चन आएगा, काल विभाजन नामकरण से क्वेश्चन एकदम से तय है आना। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि सही मायने में तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।